हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन और कैसे चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन? लेट मी जस्ट नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम्स आपके शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 दिसंबर का 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट आउट और देख सकते हैं कि आपने अपना एग्जामिनेशन कितना परसेंट सही दिया है। और यस, नॉट ओनली दी एग्जाम में आपने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, उसके साथ साथ उससे आंसर से रिलेटेड चीजें भी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी, जो कि आपको आगे आने वाले आपकी शिफ्टों में अगर एग्जाम है तो हेल्प करेगा। तो ठीक है, उसके अलावा गाइज आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज जीके जीएस और साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके 2 दिसंबर 2024 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने उन एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पर हम बता सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि आपको आगे शिफ्टों में आगे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। और फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी लगे, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, कोई सजेशन हो या किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो, सो प्लीज कमेंट में कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके हमें बताएं। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट दैट कम्स फ्रॉम अस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था वो था कि जो प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं छठ पूजा को, द प्रेयर्स ऑफर्ड ड्यूरिंग छठ पूजा इन बिहार आर डेडिकेटेड टू विच गॉड। सो गाइस, छठ पूजा जैसे कि हम सब जानते हैं कितना बिहारी जो हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ही। उसके अलावा छत्तीसगढ़ वगैरह, झारखंड वगैरह, जहाँ पर इसको त्योहार को मनाया जाता है, उनके लिए भी काफी ज्यादा एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाने वाला त्योहार है छठ पूजा। और काफी लोग उसको काफी ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ भी होता है, तो काफी सारी उन सभी चीजों के द्वारा वो करते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, जिन भगवान के लिए ये फेस्टिवल समर्पित है वो है हमारे सन, लॉर्ड सन। ठीक है, तो द सन इज द करेक्ट आंसर। और बिहार में ये जो फेस्टिवल होता है ये डेडिकेट करा जाता है कंप्लीटली सूर्य भगवान को और छठी मैया को, जिनके लिए ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं वो लोग काफी रिगरस तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से, क्योंकि जो उसकी प्रेपरेशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली वो अच्छे से सारी चीजें फॉलो करके बनाते हैं। और गाइज, उसमें जो उषा और प्रत्यूषा, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जो उषा और प्रत्यूषा है, ये दो वाइब्स है, जो कि जो भगवान सन है, सूर्य देवता है, उनकी जो वाइब्स हैं और उनकी जो एनर्जी है उससे रिलेट करी जाती है। तो ये जो त्योहार है ये सूर्य के साथ साथ जितना इम्पोर्टेंट छठी मैया का है, उतना ही उषा और प्रत्युषा के लिए भी है। अब गाइज, उषा और प्रत्युषा जैसे मैंने आपको बताया, जो दो वाइव्स हैं लॉर्ड सन की, तो उसमें जो उषा है और जो प्रत्युषा है वो कौन सी है? तो गाइज, जो प्रत्युषा है वो तो लास्ट रे कहलाती है सन की। ठीक है, जो सन गॉड जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे जो वो अर्घ दिया जाता है उस पूजा में लास्ट रे को, वो होती है प्रत्युषा। ठीक है, और ऑफर द फर्स्ट इवनिंग, हाँ, इवनिंग अर्घ जो हो गया वो हो गया प्रत्युषा के लिए। और जो मॉर्निंग का अर्घ दिया जाता है वो दिया जाता है उषा माता के लिए, जो कि फर्स्ट रे कहलाती है सन की, विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रे ऑफ द सन। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड इंटरेस्ट रेट। तो गाइस, मनी और इंटरेस्ट रेट जो होता है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि अगर भैया डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई गिर रही है, अगर डिमांड गिर रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मनी सप्लाई है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की, वो बहुत ज्यादा हाई है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होनी चाहिए। और अगर मनी सप्लाई जो है वो कम है तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई होनी चाहिए। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। गाइस, जॉन्डिस जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट
सिम्टम्स जो कि आपको पता होने चाहिए इन अ डे टू डे बेसिस ऑल्सो, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, तो आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सो देर आर चांसेस कि जॉन्डिस हो। सो जॉन्डिस के कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं येलोइंग ऑफ स्किन, ठीक है, बहुत कॉमनली एक सिम्टम जो देखने मिलता है वो है कि आपका स्किन का कलर जो होता है वो पीला पड़ने लगता है, आपकी आईज का कलर पीला होने लगता है, फीवर आने लगता है और एपेटाइट लूज हो जाता है, नोजिया आपको फील होगा, ठीक है, और कभी कभी वॉमिट जैसा भी लग सकता है। इसके अलावा सर में दर्द होना, यूरिन का कलर जो होता है वो थोड़ा सा पेल हो जाना है, यानी कि देयर इज सम येलोनेस इन यूरिन ऑल्सो, एंड परसिस्टेंट पेन अगर बना हुआ है अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, हमारा जो पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका जो अपर राइट पार्ट होता है, अगर वहां पर दर्द है, तो दीज ऑल आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, तो आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। Okay, next question. A postage stamp was released by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi to show the achievements of the Green Revolution. So guys, Green Revolution के समय में जो हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन के जितने भी अचीवमेंट्स हुए थे उसको शोकेस करने के लिए एक स्टैंप को लॉन्च करा था। आपसे पूछा गया था उस पोस्टेज स्टैंप का नाम क्या था, ठीक है। अब बिफोर टेलिंग यू द नेम ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स आई वुड वांट यू टू नो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है, वो सबसे पहले कौन लेकर आए, किसने उसे यूज किया। सो गाइज, विलियम गॉड और जो नॉर्मन बोरलॉग, ये दो नाम आपको याद कर लेने हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम हरित क्रांति बोलते हैं हिंदी में, इनके द्वारा ही शुरू करा था, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि वो इस चीज को लेकर आए थे, इसी कारण से उनको फादर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सो दो इंपॉर्टेंट नाम कौन से हो गए, नॉर्मन बोरलॉग और विलियम गॉड। ओके, ओके, अब हम बात कर लेते हैं उस पोस्टेज स्टैम्प की जो कि इंदिरा गांधी लेकर आए थे। सो गाइस, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च कर दी थी जिसका नाम था वीट रेवोल्यूशन, ठीक है, गेहूं की जो क्रांति थी उसके लिए उन्होंने एक वीट रेवोल्यूशन नामक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च करी थी जुलाई 1968 में, ठीक है। किन्होंने, उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। तो गाइस, जो ताना भगत मूवमेंट है ये आपका अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1919 में खत्म हो गया था। और बात करें इस मूवमेंट की, तो ये जो आंदोलन था ये आपका बिहार में शुरू हुआ था विद द पर्पस या फिर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फ्री द उरांव, जो उरांव ट्राइब है, उरांव जो जनजाति है, ठीक है, उसको सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इस जनजाति को, ऐसे लोगों को जो कि उरांव जनजाति, उरांव ट्राइब के लोग हैं, उनको जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उससे मुक्त कराने के लिए इस ताना भगत मूवमेंट को 1914 में बिहार में लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ये उरांव ट्राइब जो है इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो गाइस, जो ये उरांव ट्राइब है इसके लोग जो हैं दे आर रिलेटेड टू ताना भगत मूवमेंट, और ये जो ताना भगत मूवमेंट था ये जो जत्र भगत हैं उनके द्वारा शुरू करा गया था, ठीक है। लीडरशिप आप कह सकते हैं कि इन्होंने निभाई थी जत्र भगत ने, और इसीलिए जत्र भगत जो है उनको ताना भगत के लीडर के नाम से जाना लाने लगा, ठीक है। ताना भगत का ही नाम दे दिया गया था एंड में उनको, जत्रा भगत को, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ताना भगत मूवमेंट लॉन्च्ड इन बिहार, प्लीज अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर। तो गाइस, जो नेचर होता है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करें, जो हमारा नेचर है उसकी, तो वो होता है इकोसिस्टम, ठीक है। और बात करें इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो गाइस इकोसिस्टम एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हैं एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी उसमें इंक्लूडेड मिलेगी और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होगा वो मिक्सअप करके इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसमें दोनों तीनों तरह की चीजें रहती हैं, जैसे कि
बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो गाइज जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में आपका एक तो हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि मिनरल्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, विच एक्चुअली डू नॉट हैव लाइफ बट दे आर सम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें इकोसिस्टम को बनाती हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दे इंटरैक्ट थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लोज, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। Okay, next question. What are the directive principles of state policies of Indian Constitution? तो guys short में जिसको हम DPSP बोलते हैं, ठीक है। DPSP के features कहाँ से लिए गए हैं, किस country से लिए गए हैं? I am expecting that you guys know it all. If you do not, नो प्लीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसे कि कुछ हो गया ईरान से ले लिया, कुछ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, कुछ रशिया से ले लिया, कुछ यूनाइटेड किंगडम से ले लिया। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो जो हमारे कंट्री का जो डीपीएसपी है वो किस तरह का है, वो है आपका इरेशनल और नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। सो नॉन जस्टिसिएबल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, ठीक है। 37 इज द आर्टिकल जिसमें प्रोविजंस दिए गए हैं डीपीएसपी के, ठीक है। तो 37 जो आपका अनुच्छेद 37 है उसमें जो प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट से एनफोर्स नहीं कर सकते। येट दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड द सोसाइटी, and it is the duty of the state to apply these principles in making laws, ठीक है। जब भी हमारे नेशन में किसी भी तरह का कोई लॉ बनेगा तो ये जो डीपीएसपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो लागू किए जाने चाहिए, ये आर्टिकल 37 कहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि भाई जो फीचर्स हैं ये डीपीएसपी के, ये किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो गाइस आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं उनमें डीपीएसपी के फीचर्स गिवन हैं। और भाग की बात करें तो पार्ट 4, ठीक है, भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 टू 51 का भाग जो 4 है उसमें डीपीएसपी के फीचर्स गिवन है। Next is who was awarded the Lata Mangeshkar Award in 2020. So guys 2020 में ये लता मंगेशकर अवार्ड जो था ये आनंद मिलिंद को मिला था। तो आनंद मिलिंद इज द करेक्ट आंसर। एंड जस्ट इन केस अगर आपसे 2021 का पूछ लिया जाए तो 2021 में इट वाज कुमार सानू जिनको लता मंगेशकर अवार्ड से प्रेजेंट कराया गया था। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज कि 2022 का अगर हम बात करें तो 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों तीनों ईयर्स के आपको याद रखने हैं। Okay, next question. In which latitudes does the east jet stream flows? तो guys जो east jet currents होते हैं वो 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ बहते हैं। So 8 डिग्री to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डस लू फ्लोज? तो गाइज लू बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मियों में बहने वाली जो जून जुलाई का महीना होता है, जो गरम गरम हवा जिसे हम हीट वेव बोलते हैं, हिंदी में उसको हम लू के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट और ड्राई ब्रीज होती है जो कि वेस्ट की तरफ से बहती हुई आती है, और वो बहुत ज्यादा मई और जून के महीने में बहती है। And yes, it runs in the western Indo-Gangetic plains of North India and पाकिस्तान में ये इस तरह की लू जो है ये बहती हुई दिखाई देती है। Okay, next question. Name the Manipuri classical dancer who opened Govind Ji नृत्य विद्यालय, यानी कि नृत्यालय जिसे हम डांस एकेडमी भी बोलते हैं, फॉर वुमेन इन इम्फाल। तो इम्फाल में खोला गया था और मणिपुरी क्लासिकल डांसर जी ने खोला था। सो लेट मी जस्ट टेल यू जो नाम था उस मणिपुरी क्लासिकल डांसर का वो है गुरु बिपिन सिंह।
और जो गुरु बिपिन सिंह हैं उनको फादर ऑफ मणिपुरी डांस के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने एस्टेब्लिश करा था ये मणिपुरी नृत्यालय डांस स्कूल कलकत्ता में और 1972 में। सो थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज गुरु बिपिन सिंह किसने खोला? गुरु बिपिन सिंह ने। कहाँ खोला? मणिपुरी नृत्यालय जो खोला उन्होंने कहाँ खोला? कलकत्ता में खोला। कब खोला? 1972 में खोला। तो ये तीनों चारों चीजें अच्छे से याद रखना। Okay, next question. In which article of the Indian Constitution it has been said that the executive power of the state should be used in such a way that it does not affect the executive power of the central government? ठीक है, स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह से यूज करी जाए कि वो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर में दखलंदाजी ना दे। So it is all given in the article 257. So article 257 is the correct answer. एंड बात करें आर्टिकल 257 की, सो आर्टिकल 257 टॉक्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स। ठीक है, एक यूनियन गवर्नमेंट की एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या कंट्रोल होता है कुछ मैटर्स में, वो आपका आर्टिकल 257 में मेंशन्ड है। Okay, next question. Who was the commander of South Indian expedition under अलाउद्दीन खिलजी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मलिक काफूर, जो कि सेकंड और मोस्ट पावरफुल रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी के। सो मलिक काफूर इज द करेक्ट आंसर गाइस। एंड जो ये काफूर है ही वाज आल्सो नोन एज ताजुद्दीन इज अल दौला। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now because we are talking about Alauddin Khilji, so let me just tell you some more important things related to Alauddin Khilji जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड यस आपको पता होना चाहिए। सो गाइस जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने अपनी कैपिटल को 1303 एडी में एस्टैब्लिश करा था जिसका नाम सीरी था। ठीक है, और उन्होंने एक रेजर्वॉयर भी कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसका नाम रेजर्वॉयर, जैसे वो पानी का वो नहीं होता, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम जस्ट स्लिपिंग द नेम। तो उन्होंने वो रेजर्वॉयर भी कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसको हौस खास के नाम से उन्होंने बनवाया था। किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीरी कैपिटल। ठीक है, सीरी कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करने के लिए उन्होंने एक रेजर्वॉयर बनवाया जिसका नाम रखा था हौज खास। अब जो ये अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने काफी तरह के, जब उन्होंने अपना शासन काल करा था ना गाइस, तो उन्होंने अपने शासन काल के समय में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कर कर यानी कि टैक्स लगाए थे। अब उन टैक्स में कुछ नाम इस तरह से हैं जैसे कि जीजिया टैक्स हो गया, डेप्थ टैक्स हो गया, और जकत मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी उन्होंने एक टैक्स लगवाया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इट इज वेरी 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 रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। ठीक है, इसके अलावा वन मोर थिंग, जो मिलिट्री ऑपरेशंस सदर्न इंडिया में थे वो गाइस अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल चल रहा था तब तो शुरू हो गए थे। ठीक है, और जब मोहम्मद तुगलक का शासनकाल आया था तो उसमें वो समाप्त हो गए थे। तो ये चीज भी नोट कर लेना। Okay, next question. When did the Chittagong Armory raid take place? तो ये जो Chittagong Armory raid था, it was basically founded on 18 April 1930 under the leadership of India's great revolutionary Surya Singh. तो this is it. Next question. When water is passed through electrolysis, it is called which process? तो guys जब electrolysis के through water pass होता है तो that process is called decomposition process। और इसमें दो मॉलिक्यूल्स वाटर के जो होते हैं वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, यानी कि 2H2O मिलके 2H2 प्लस O2 का जब मिश्रण होता है तो 2H2O बनाते हैं। ठीक है, जिसमें दो तो हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और दो ही ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो गगन नारंग है उन्होंने कौन सा मेडल जीता था शूटिंग में। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही याद रख लेना कि गगन नारंग ने शूटिंग में मेडल जीता था। और बात करें कि कौन सा मेडल जीता था, तो उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन विच कैटेगरी? इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट विद अ स्कोर ऑफ 701.1 एट द 2012 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे लंदन में उसमें। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हेयर जो कि आपको ध्यान में रखनी है
गगन नारंग ने, ठीक है, किसने जीता? गगन नारंग ने। क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस में जीता? शूटिंग में जीता। कौन सी कैटेगरी में? तो मेंस का जो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट होता है उसमें। स्कोर क्या रहा था? 701.1 रहा था। और ये पर्टिकुलर जो उन्होंने अचीवमेंट लिया था, ये किस खेल में लिया था? तो इट ऑल हैपेंड इन 2012 का जो समर ओलंपिक हुआ था लंदन में, उसमें उन्होंने जीता था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, उसको, क्वेश्चन को या आंसर को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके याद करोगे तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू इन दिस प्रोसेस। Okay, next question. Which state has the highest female workforce participation rate in India according to census 2011? Guys, again a very important topic. 2011 की जनगणना कितनी ज़्यादा important है ये तो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए it is very important for you कि आप 2011 की जो जनगणना है उससे related जितने भी topics हैं, जितने भी questions हैं, चाहे वो literacy rate हो, sex ratio हो, population density हो, population area हो, या फिर ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ही हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो स्टेट की बात कर लें तो इट वाज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा गया था। और अगर हम उस पर्टिकुलर रेट की बात करें तो गाइज इट वाज 44.84%। ठीक है, तो 44.84 इज द करेक्ट आंसर। एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेंस की अगर हम पूरे, वो तो अभी हमने देखा जो था हिमाचल प्रदेश का, अब अगर हम पूरे इंडियन लेवल पे देखें, मतलब इंडिया में ऑल जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रहा था वो कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? सो इट वाज 25.51%। एंड दैट अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, ऑल इन ऑल पूरे इंडिया के उसमें, तो इट वाज 53.26%। तो ये दोनों रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टेट्रा ब्यूटिल अल्कोहल? तो गाइज इसमें आपका फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, वो हो गया CH3 ब्रैक्स क्लोज 3C.OH, और जिसको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल से आप डिनोट करते हो। Okay, next question. Where was the first match of Women's Premier League 2023 held? So जो opening match हुआ था ना guys इस Women's Premier League का, नोट करना, opening match I'm telling you, वो मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया था। ठीक है, द टू टीम्स जो कि आपको याद रखना है उनके नाम, इट्स मुंबई इंडियंस एंड गुजरात जायंट्स। और कहाँ खेला गया था? मुंबई में। ठीक है, मुंबई का जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है वहां पे खेला गया था ये first match of Women's Premier League 2023. So, DY Patil Stadium in Mumbai is the correct answer. Okay, next question. What is the value of Planck constant? तो guys जो Planck's constant है उसका value जो होता है, it is 6.62607015 into 10 minus 34 meter square kgs per second. So this is the value of Planck's constant. Next question. Who was the first ruler of the Delhi Sultanate? तो guys Qutbuddin Aibak is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ दीवाने आमिर कोही? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ कैग इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो गाइस कैग जो हो गया आपका जो ऑडिट कंट्रोल हो गया, कंट्रोलर हो गए, ठीक है, उसमें आपका 148 आर्टिकल है। आर्टिकल 148 इज द करेक्ट आंसर। Next question. The most literate district in India in Serchip is situated in which state? तो guys वो मिजोरम होगा आपका, मिजोरम is the correct answer. Next question. Who founded the forward block? तो forward block जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको आप कह सकते हैं स्थापित किया या लेकर आए या फाउंड किया, और in the year 1939 it happened. नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो गाइस द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो बुक है ना, इसके बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक, चाहे एसएससी के कितने ही आप पेपर उठा के देख लो, तो इसको अच्छे से रट लो दैट किरण देसाई वाज द वन हु रोट द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 8th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? सो इट इज वाई बी छावन। Next question. The Purvanchal Expressway, which connects Lucknow and Gazipur in Uttar Pradesh,
It was inaugurated on what particular date? So guys, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था जो कि लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करता है, इसका जो एक्सप्रेस वे है ये 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन इसका किया गया था. So 16 November 2021 is the correct answer. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो गाइज, अभिनव भारत जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था? तो गाइज जो अभिनव भारत है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1904 बाय वी.डी. सावरकर. ठीक है गाइज. So that's all about it guys. Those were the very important GK GS questions जो कि आपके 2nd of December का जो second shift का आपका RPF का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं. ये questions 100% accurate हैं, उनके साथ additional information भी हमने दी है so that it helps you guys and prepare yourself for upcoming examinations. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, informative लगा, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. एंड प्लीज यार सब्सक्राइब करते रहो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी करवाते रहो, because it actually motivates us to come up with such videos. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.